मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग मोर देन ब्लू। इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक फेमस सिंगर एक गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस गाने के लिरिक्स अच्छे नहीं होते। इसलिए वो गाना रिकॉर्ड करने से मना कर देता है। वो डायरेक्टर को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गाना रिकॉर्ड करूं, तो उसके लिए तुम्हें अच्छे लिरिक्स ढूंढने होंगे। अब डायरेक्टर और सिंगर वहाँ से चले जाते हैं। जिस कार में वो जा रहे होते हैं, उसका ड्राइवर कहता है कि उसके पास एक सीडी है जिसमें एक बहुत अच्छा गाना है। अगर आप चाहो तो उसे सुन सकते हो, क्या मैं इस गाने को चला दूं? इस पर डायरेक्टर कहता है कि कौन सा गाना है। ड्राइवर कहता है ये एक फ्लॉप गाना है, लेकिन इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर डायरेक्टर मना कर देता है, वो सुनने से मना कर देता है, लेकिन सिंगर कहता है कि वो गाना सुनना चाहता है। फिर जब ड्राइवर उस गाने को ऑन करता है तो सिंगर को उस गाने के लिरिक्स बहुत पसंद आते हैं। इसलिए वो सोचता है कि जिसने ये लिरिक्स लिखे हैं, क्यों ना हम उसी से इस गाने के लिरिक्स लिखवा लें जो वो गाना गाना चाहते हैं। इसलिए वो ड्राइवर से पूछते हैं कि उसे वो सीडी कहाँ से मिली। तो ड्राइवर कहता है कि उसका एक फ्रेंड था जो कि पहले स्टूडियो में काम करता था, उसी ने सीडी उसी को दी है। ये सुनकर सिंगर ड्राइवर से उसी उसके फ्रेंड के पास जाने के लिए कहता है। जब ये सब ड्राइवर के फ्रेंड के पास जाकर उससे उस लिरिक्स राइटर के बारे में पूछते हैं, तो ड्राइवर कहता है कि जिस लड़की ने लिरिक्स लिखे थे उसका नाम कीट था। उस वक्त स्टूडियो में कार्ल नाम का एक लड़का भी काम करता था, और उसके जॉब छोड़ने के बाद कीट ने भी जॉब छोड़ दी थी। वो फ्रेंड बताता है कि कार्ल कीट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब भी कार्ल और कीट के बारे में पूछते हैं तो फ्रेंड कहता है कि ये दोनों मर चुके हैं। सिंगर उस फ्रेंड से उनके बारे में पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। इस पर फ्रेंड उन्हें एक स्टोरी सुनाता है। बहुत समय पहले एक लड़की जिसका नाम कीट था, वो सिगरेट पी रही थी, और एक लड़का ग्राउंड में दौड़ रहा था, उसका नाम कार्ल था। कार्ल रनिंग करते करते थक जाता है, तो वो एक बेंच पर कुछ देर के लिए लेट जाता है, और तभी वो लड़की कार्ल के पास आकर कार्ल के मुंह में सिगरेट का धुआं छोड़ती है, और फिर उस सिगरेट को कार्ल के मुंह में छोड़ देती है। हालांकि एक दूसरे को नहीं जानते, कार्ल को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और तभी कार्ल के पीछे से आवाज़ आती है जो कि उसके टीचर की होती है। वो कार्ल को सिगरेट पीते हुए देख के उसे बहुत मारता है। कार्ल उस वक्त भी कीट को देखे जा रहा था। एक्चुअली कीट को पहले नज़र में देखते ही कार्ल को प्यार हो जाता है। कीट उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में वो कार्ल के पास आकर उसके जख्मों पर दवा लगाती है। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों साथ में रहेंगे। ये दोनों अनाथ थे, साथ ही ये दोनों एक दूसरे को नया नाम भी देते हैं। कार्ल कीट को क्रीम कहता है क्योंकि वो क्रीम जैसी सॉफ्ट लगती है उसे। कीट कार्ल को बस के कहकर बुलाती है। अब दोनों साथ रहते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही इन दोनों को नूडल्स खाना बहुत पसंद है, इनको कॉफ़ी भी नहीं पसंद है। इन दोनों को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, और दोनों में से किसी को भी स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। धीरे धीरे एक साथ दोनों का स्कूल ख़त्म हो जाता है। कार्ल कीट को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो कभी कीट को नहीं बताता, क्योंकि के को कैंसर की बीमारी होती है और क्रीम को इसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता होता। स्कूल के बाद अब ये दोनों एक स्टूडियो में काम करते हैं। क्रीम लिरिक्स लिखती है और के रेडियो की शोज़ को मैनेज करता है। एक बार इनके स्टूडियो में एक सिंगर आती है जिसके लिए लिरिक्स क्रीम ने लिखे थे। वो सिंगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और ना ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गा पाती है। वो गाना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसलिए वो सारा दोष क्रीम पे डाल देती है कि क्रीम ने लिरिक्स अच्छे नहीं लिखे थे, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। डायरेक्टर क्रीम को कहता है कि उसे और अच्छे लिरिक्स लिखने पड़ेंगे। इस पर क्रीम उसे कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं लिख लेते, क्योंकि क्रीम को पता है कि उसके लिरिक्स में कोई भी कमी नहीं है। अब के को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के साथ है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपके पापा भी इसी बीमारी से मरे थे जो उसे है, और इस बीमारी का इलाज नहीं है। फिर जब के घर आता है तो वो देखता है कि क्रीम रो रही है। जब के उससे पूछता है तो वो कहते हैं कि डायरेक्टर को उसके लिरिक्स अच्छे नहीं लगे। इस पर के क्रीम को गले लगाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब क्रीम सवाल करती है, जैसे कि अगर तुम मर जाओ, तुम दोबारा किस रूम में जन्म लेना चाहते हो। इस पर के कहता है कि वो कोई अंगूठी, कोई डायरी, कोई चश्मा बनना चाहता है, ताकि वो हमेशा क्रीम के साथ रह सके। अब क्रीम के से पूछती है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई, या फिर तुम मुझे बताना चाहते हो। इस पर के कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। अब क्रीम कैसे पूछती है, तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जिसे तुम पूरी करना चाहते हो। इस पर के कहता है कि वो चाहता है कि क्रीम को कोई अच्छा लड़का मिले जिसके साथ वो खुश रहे। क्रीम उससे पूछती है, क्या वो उससे शादी कर सकती है। के कहता है नहीं, क्योंकि शादी एक अच्छे इंसान से होती है, लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता। अगले दिन जब के और क्रीम साथ में बैठे हुए होते हैं तो के क्रीम से कहता है कि तुम्हारा अंगूठा बाकी उंगली से बड़ा है, इसका मतलब तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहेगी। इस पर क्रीम कहती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मेरे मोम और डैड पहले ही कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। अगले दिन जब क्रीम स्टूडियो में कॉफ़ी लेने जाती है तो वहाँ कप नहीं होता, इसलिए वो पास में बैठे एक डॉक्टर से जो कि कॉफ़ी पी रहा होता है उसे उसका कप मांगती है, और उसके झूठे कप में कॉफ़ी पी लेती है, और फिर वो कप डॉक्टर को वापस दे देती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे झूठे कप में कॉफ़ी पी है,
तो तुम इसे किसी तरह की किस्मत समझ लेना। और फिर वहाँ से चली जाती है। एक डॉक्टर दरअसल स्टूडियो में एक शो करने आया था। अगले दिन क्रीम उसी डॉक्टर के पास दांत चेक करवाने के लिए जाती है। डॉक्टर कहता है कि क्रीम के दांतों में कैविटी है, लेकिन वो चिंता ना करें, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। क्रीम डॉक्टर से कहती है, हम पहली बार मिले तो हमने किस की, दूसरी बार मिले तुमने मेरे मुंह में झाँका, तुम्हें क्या लगता है हमें तीसरी बार में क्या करना चाहिए? ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। अगले सुबह क्रीम ये सब के को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि डॉक्टर से प्यार हो गया है। ये सुनकर के को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो क्रीम के लिए खुश होता है। क्रीम की फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो डॉक्टर की थोड़ी जानकारी निकालते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर एक अच्छा इंसान है। इसके बाद वो डॉक्टर की मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर बिल्कुल फिट है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर उसे प्रोड्यूसर के जरिए पता लगता है कि डॉक्टर की एक फियांसे है, जिसके लिए वो सीरियस है। दूसरी तरफ क्रीम को दिखाया जाता है, वो डॉक्टर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रही होती है। वो डॉक्टर को एक सीडी देती है। डॉक्टर उसे थैंक्स कहता है। इस पर क्रीम कहती है, सिर्फ थैंक्स? पहले तुमने मुझे किस की, फिर मेरे मुंह में झाँका और अब मेरे दिमाग में घूम रहे हो। ये कहकर वो डॉक्टर को कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है और डॉक्टर भी हाँ भर देता है। और रात को ये दोनों बार में चले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर क्रीम को बताता है कि उसकी एक फियांसे है। क्रीम कहती है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन जब के क्रीम को खाने के लिए कहता है तो वो कहती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाएगी और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जल्दबाजी में अपना फ़ोन वहीं पर भूल जाती है और तभी उसके फ़ोन पर डॉक्टर की कॉल आती है। के उसे बताता है कि क्रीम वहाँ से निकल चुकी है। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि उसे अर्जेंट कोई काम आ गया है, इसलिए वो क्रीम के साथ खाना नहीं खा पाएगा। फिर के डॉक्टर से पूछता है कि तुम दोनों किस जगह मिलने वाले थे, और इसके बाद के वहाँ जाकर क्रीम को बताता है कि डॉक्टर नहीं आएगा। ये सुनकर क्रीम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो के को अपने साथ बिठा लेती है और दोनों एक साथ खाना खाते हैं। एक दिन स्टूडियो में के को चक्कर आ जाते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब क्रीम वहाँ आती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि कैल्शियम की कमी के कारण के को चक्कर आया है। दरअसल डॉक्टर को ऐसा कहने के लिए के ने कहा था। क्रीम कहती है कि हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, फिर के अंदर कैल्शियम की कमी कैसे हो सकती है? इस पर के कहता है क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा खाना खाती हो। और दोनों के बीच में प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है। अगले दिन के डॉक्टर की फियांसे को एक लेटर लिखते हैं और साथ ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी भेजते हैं। के उस लेटर में लिखता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं। वो लड़की डॉक्टर को यानी कि तुम्हारे फियांसे को पसंद करती है, इसलिए तुम दोनों ब्रेकअप कर लो ताकि डॉक्टर और क्रीम एक साथ रह सकें। ये लेटर पढ़ने के बाद डॉक्टर की फियांसे के से मिलती है। वो उसे कह देगी कि वो डॉक्टर के साथ ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन बदले में वो के कुछ फोटोज खींचना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर की फियांसे पेशे से एक फोटोग्राफर होती है। वो एक ऐसे इंसान की फोटो खींचना चाहती थी जो कुछ दिन में मरने वाला हो। के उसकी इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद क्रीम अकेली रहे जैसे वो रहता था। दरअसल के की मोम के को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर चली गई थी, क्योंकि के की मोम को पता था कि के को भी वही बीमारी है जो उसके पापा को थी और वो उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ देती है। हालांकि उसकी मोम ने के की हर ज़रूरत को पूरा किया है, लेकिन वो कभी उसके सामने नहीं आई। अब कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक दिन जब स्टूडियो में सब लोग डिनर कर रहे थे तो के देखता है कि डॉक्टर भी वहाँ पर आया हुआ है, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है ताकि क्रीम और डॉक्टर आपस में टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन कुछ देर बाद क्रीम भी वहाँ से उठकर चली जाती है और अब दिखाया जाता है कि शर्त के मुताबिक कि डॉक्टर की फियांसे के साथ फ़ोटो शूट कर रहा होता है, और इस फोटो शूट करने के बाद डॉक्टर की फियांसे डॉक्टर के पास जाकर उसे रिश्ता तोड़ देती है और इसके बाद डॉक्टर और क्रीम की शादी फिक्स हो जाती है। अब ये दोनों अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को कुछ काम आ जाते हैं, इसलिए वो क्रीम के साथ के को जाने के लिए कहते हैं। ड्रेस पसंद करने के बाद जब क्रीम उस ड्रेस को पहनती है तो बहुत अच्छी लगती। वो के से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दूल्हे की ड्रेस पहने, इसलिए के दूल्हे की ड्रेस पहन लेता है और फिर क्रीम के साथ उस ड्रेस में एक फ़ोटो लेती है। इस ड्रेस में के जब क्रीम के साथ खड़ा होता है तो बहुत इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में रोता हुआ भी दिखाई देता है। शादी के दिन के क्रीम को चर्च तक ले जाता है और अपने हाथों से क्रीम का हाथ डॉक्टर के हाथ में दे देता है। वो क्रीम के लिए बहुत खुश था, लेकिन मन ही मन वो बहुत उदास था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ खत्म हो गया और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। स्टूडियो वाला फ्रेंड अचानक कहानी बताते हुए रुक जाता है। सिंगर उसे पूछता है कि आगे क्या हुआ। इस पर फ्रेंड कहता है कि इसके बाद क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर सिंगर और डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब के छोटा था उसकी मोम उसे कहकर छोड़कर चली जाती है कि उसे भी अपने डैड वाली बीमारी है और वो बहुत जल्द मर जाएगा। तो उस वक्त क्रीम भी उसी रेस्टोरेंट में होती है और वो उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर क्रीम ने डिसाइड कर लिया था कि वो के को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो के साथ जानबूझकर रहती थी। और एक दिन जब क्रीम लिरिक्स लिख रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। उस वक्त उसे के की बात याद आती है कि के विटामिन की गोली खाता था,
जिससे के अच्छे से अपने काम में फोकस कर लेता था। क्रीम भी उसी पिल्स को खा लेती है, लेकिन उन पिल्स को खाने के बाद क्रीम की तबीयत खराब हो जाती है और जब डॉक्टर के पास उन दवाइयों को लेकर जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये कोई विटामिन सी गोली नहीं है, बल्कि कैंसर की दवाई है और ये उन लोगों को दी जाती है जो कैंसर की लास्ट स्टेज पर होते हैं। ये सुनने के बाद क्रीम पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपने आसपास अंधेरा दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि आंखों के सामने एक कार जा रही है जिसमें उसके मॉम डैड है और साथ में के भी है। दरअसल ये वही कार होती है जिसमें उसके मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ था। क्रीम ये देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे डर था कहीं के को भी वो खो न दे। क्रीम के से बहुत प्यार करती थी और ये वो दिन था जिस दिन डायरेक्टर को क्रीम के लिरिक्स पसंद नहीं आए थे। और उस दिन जब के घर आता है तो क्रीम रो रही थी। तो वो इसी वजह से रो रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि के को कैंसर है, लेकिन वो के को झूठ बोल देती है कि डायरेक्टर को उसके लिरिक्स पसंद नहीं आए, इसलिए वो रो रही है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि जब के बेहोश हुआ था और क्रीम उससे मिलने आई थी तो उसने उसकी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। वो यहाँ समझ जाती है कि नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में क्रीम को पता लगे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी के को नहीं बता पाएगी। वो कभी नहीं जताएगी कि उसको के की इस बीमारी के बारे में पता है, कि उसे पता है कि के को कैंसर है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि क्रीम डॉक्टर के साथ अफेयर भी के की खुशी के लिए करती है क्योंकि के चाहता था कि क्रीम एक अच्छे लड़के के साथ अपना घर बसाए। दरअसल क्रीम को डॉक्टर से कभी प्यार था ही नहीं, इसलिए डॉक्टर जब क्रीम से अपनी फियांसे के बारे में बताते हैं तो क्रीम को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्रीम डॉक्टर के ज़रिए सिर्फ के की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। जब के और क्रीम स्टूडियो में खाना खाने जाते हैं और जब के क्रीम को डॉक्टर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे वहाँ पर छोड़कर चला गया था तो उस वक्त क्रीम भी उसके पीछे ही थी। वो उसे रोते हुए देख रही थी। वो सोच रही थी कि अगर के ने उसे पलट कर देखा तो उसे सब बता देगी, लेकिन के ने पीछे पलट कर नहीं देखा। फिर दिखाया जाता है कि क्रीम एक दिन के से पूछती है कि शादी क्या होती है। इस पर के कहता है कि जब दो लोग एक सांचे में ढल जाते हैं, उनकी हर चीज़ एक हो जाती है तो वो शादीशुदा हो जाते हैं। तो क्रीम कहती है तो क्या हम शादीशुदा हैं, क्योंकि इन दोनों की ज़िंदगी होती भी ऐसी है। ये दोनों एक दूसरे के सांचे में पूरी तरह से ढल चुके थे। लेकिन के कहता है कि नहीं, हम शादीशुदा नहीं हैं, शादी के लिए रीति रिवाजों को निभाना पड़ता है। और ये वो समय था जब क्रीम डॉक्टर के साथ शादी के लिए हाँ भर देती है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि जब ड्रेस लेने गए थे तो क्रीम जानबूझकर के को वो ड्रेस पहनाती है ताकि वो उसके साथ एक फ़ोटो ले सके। और फिर जब के वहाँ से चला जाता है तो क्रीम बहुत रोती है, लेकिन फिर भी वो सब ये बातें के को नहीं बताती। वो के को निराश नहीं करना चाहती थी। क्रीम की शादी के एक दिन पहले के उससे कहता है कि उससे प्यार करता है। इस पर क्रीम भी कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। दरअसल ये दोनों आपस में प्यार का इजहार एज ए फ्रेंड करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक दूसरे से पति पत्नी वाला प्यार करते हैं। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगले दिन जब क्रीम की डॉक्टर के साथ शादी थी तो के क्रीम को उसके पास छोड़कर चला जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि क्रीम की शादी के बाद वो डॉक्टर के साथ नहीं रह पाती क्योंकि उस वक्त के की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो डॉक्टर को छोड़कर के साथ रहने लगती है। दरअसल डॉक्टर को शुरू से ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह बस क्रीम की मदद कर रहा था और जब के मर जाता है तो क्रीम भी खुदकुशी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात होती है जिसके बारे में ना के को पता होता है और ना ही क्रीम को। दरअसल डॉक्टर को पहले से ही पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये जो भी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ पता होने के बाद भी डॉक्टर क्रीम से शादी करते हैं और क्रीम के इस इरादे को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। और जिस लड़के के साथ डॉक्टर की एंगेजमेंट टूटी थी, सच तो यह है कि वो उसके साथ कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाया था, इसलिए इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि क्रीम ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी और उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी थी। क्रीम ने अपने रिकॉर्डर में, जिसमें वो अपनी और के की सारी बातें रिकॉर्ड करती थी, उसमें यह भी रिकॉर्ड किया था कि वो जल्दी ही तुमसे मिलेगी, तो मुझे देखकर पागल मत हो जाना और डांटना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं बहुत रोऊंगी। जल्दी ही तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलूंगी। यह रिकॉर्डिंग उसने के की मृत्यु के बाद की थी, क्योंकि बहुत जल्द वो भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, क्योंकि वो के बिना नहीं रह सकती थी। और अंत में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है और आसमान में दो पंछी एक साथ उड़ रहे हैं और इस बात का प्रतीक होता है कि ये दोनों दूसरी दुनिया में मिल चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम में वो सिंगर उसी की लिरिक्स पर एक गाना लिख रहा होता है जो क्रीम ने लिखे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि रिश्तों को, प्यार को, जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाता है, कैसे एक दूसरे की खुशी में, गम में ध्यान रखा जाता है। जैसे के क्रीम से प्यार करता था, उसका ध्यान रखता था, लेकिन वो उसे अपनी तकलीफ़ कभी नहीं बताता। और ठीक ऐसे ही क्रीम भी। ये एक कोरियन मूवी है जो ईयर 2009 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग 7.6। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।